नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं मिलती है। ये कहानी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव में जो बिरहा गाए जाते हैं उनके सुरों में जिंदा है। चूल्हे के पास सुनाई जाने वाली किस्सा गोई में सांस लेती है। ये कहानी है एक महानायक की, वीर लोरिक की। और ये सिर्फ एक राजा या कह लीजिए योद्धा की कहानी नहीं है। इसे लौरिकायन कहते हैं, मतलब लौरिका अपना महाकाव्य, जैसे रामायण या महाभारत है। अच्छा, लौरिकायन। जी। और हमारे पास इसे समझने के लिए कोई एक किताब नहीं, बल्कि कई सारे स्रोत हैं। कुछ तो मौखिक परंपरा है जो बिरहा गायक पीढ़ी दर पीढ़ी गाते आ रहे हैं, कुछ सोनभद्र के अघोरी किले के आसपास की दंत कथाएं हैं, और कुछ ऐतिहासिक अनुमान भी हैं। तो हमारा काम आज इन सभी बिखरे हुए धागों को एक साथ पिरोना है। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानियां आज भी क्यों इतनी मायने रखती हैं। बिल्कुल। लोरिक की ताकत के पीछे का मतलब क्या है, मंजरी के साथ उनकी प्रेम कहानी आज के दौर में क्या सिखाती है, और वो कौन सी जगहें हैं जहां जाकर आज भी इस कहानी को महसूस किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये वीर लोरिक थे कौन, जिनकी गाथा इतनी अमर हो गई। वीर लोरिक की पहचान एक यदुवंशी अहिर नायक के तौर पर होती है, और उनकी तुलना अक्सर बुंदेलखंड के आला उदल से की जाती है। ओ, आला उदल, वो तो अपने जमाने के सबसे बड़े योद्धा माने जाते थे। हाँ, स्रोतों के हिसाब से लोरिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गौरा गांव में हुआ था। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग परंपराएं उन्हें अलग अलग वंश से जोड़ती हैं। मतलब जैसे कुछ विद्वान और लोक गाथाएं उन्हें महान राजा भोज का वंशज बताती हैं, जिससे उन्हें एक शाही गौरव मिलता है। तो वहीं कुछ किस्सों में उन्हें सीधे सीधे बजरंगबली हनुमान का अंश या अवतारी कह दिया जाता है। अच्छा, तो मतलब वो सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं रहे, लोकमानस ने उन्हें एक देवता का दर्जा दे दिया। बिल्कुल, अपनी उम्मीदों का, अपनी आस्था का प्रतीक बना लिया। और उनके समय को लेके भी काफी बहस है ना? कहीं पढ़ा था कि कुछ लोग उन्हें 5वीं सदी का बताते हैं, तो कुछ सीधे 12वीं सदी पर ले जाते हैं। हाँ, ये लगभग 700 साल का फासला है, और यही तो लोक गाथाओं की खूबी है। वो सटीक तारीखों की परवाह नहीं करती, वो नायक के चरित्र और उसके संदेश को जिंदा रखती हैं। लेकिन एक चीज है जिस पर सारे स्रोत, सारी कहानियां एक मत हैं, वो है वीर लोरिक की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति। हर महानायक की एक पहचान होती है, कोई खास शस्त्र या प्रतीक, जैसे कर्ण के कवच कुंडल थे। क्या वीर लोरिक के पास भी ऐसा कुछ था जिसका जिक्र बार बार आता है? बिल्कुल, उनकी पहचान थी उनकी तलवार, जिसका नाम ही उसकी कहानी कहता है, बिजोरिया। बिजोरिया, जैसे बिजली गिरती है? हाँ, और इस तलवार के वजन को लेकर जो बात कही जाती है वो आपको हैरान कर देगी। बिरहा गायक गाते हैं कि उसका वजन था 85 मन। 1 मिनट, 85 मन? आज के हिसाब से ये कितना हुआ? आज के हिसाब से ये हुआ लगभग 3400 किलो। क्या 3400 किलो? ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है, मतलब एक हाथी के वजन के बराबर। हाँ, बिल्कुल। क्या स्रोत इस पर कोई और सफाई देते हैं, या हमें इसे सिर्फ एक लोक कल्पना मानकर आगे बढ़ना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। जाहिर है ये कोई असल वजन नहीं हो सकता, ये लोकमन की कल्पना है, और ये कल्पना हमें उस समाज के बारे में कुछ बहुत जरूरी बताती है। अच्छा, क्या? उन्हें एक ऐसा नायक चाहिए था जो इंसानी सीमाओं से परे हो, जिसकी ताकत को मापा ना जा सके। ये आंकड़ा सिर्फ लोरिक की ताकत नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का वजन है। वाह! जब समाज पर कोई अत्याचारी राजा जुल्म करता है, तो लोग एक ऐसे रक्षक की कल्पना करते हैं जिसकी शक्ति दैवीय हो। वो 85 मन की तलवार असल में अन्याय के खिलाफ लड़ने की आम आदमी की इच्छा का प्रतीक है। वाह! ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। तो हमारे सामने एक ऐसे महान नायक की छवि बन रही है जो लगभग दैवीय है। जाहिर है कि इतनी बड़ी शक्ति के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह, कोई बहुत बड़ी कहानी होगी। वो क्या थी? और वही इस महाकाव्य का दिल है, एक असाधारण प्रेम कहानी। ये कहानी हमें बलिया से करीब 200 किलोमीटर दूर सोनभद्र में सोन नदी के किनारे बसे अघोरी के किले तक ले जाती है। अघोरी का किला? आज तो वो खंडहर है ना? हाँ, आज खंडहर है, लेकिन एक जमाने में वो लोरिकायन का मुख्य मंच था। तो इस कहानी की नायिका कौन थी? कहानी की नायिका थी मंजरी। वो अघोरी के पास ही एक यदुवंशी जागीरदार मेहर सिंह की बेटी थी। लोक गाथाओं में उनकी सुंदरता का बड़ा खूबसूरत वर्णन है, लेकिन उनकी यही सुंदरता उनके लिए मुसीबत बन गई। कैसे?
उस वक्त अघोरी किले का राजा था मौलागत, जो बहुत अत्याचारी माना जाता था। उसकी बुरी नजर मंजरी पर पड़ गई। और वो उनसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। हाँ, एक कहानी तो ये कहती है, लेकिन एक और लोक कथा है जो ज्यादा नाटकीय है। उसके मुताबिक राजा मौलागत ने मंजरी के पिता को जुए में धोखे से हरा दिया। ओह। और शर्त यह थी कि मेहर सिंह जो भी चीज अपनी 7वीं संतान के रूप में पाएंगे वो राजा की हो जाएगी। और उनकी 7वीं संतान थी मंजरी। यानी एक तरफ राजा की हवस और दूसरी तरफ जुए में हारी हुई शर्त। दोनों ही सूरतों में मंजरी का सम्मान दांव पर था। बिल्कुल। और यहीं एक नायक की जरूरत पड़ती है। मेहर सिंह असहायक है, लेकिन उन्होंने वीर लोरिक की वीरता के किस्से सुन रखे थे। उन्होंने गुप्त रूप से लोरिक को संदेश भेजा और अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में देने का वादा किया। बस शर्त ये थी कि लोरिक को आकर मंजरी को बचाना होगा। हाँ, मौलागत के चंगुल से। और लोरिक ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद जो हुआ होगा वो किसी सामान्य विवाह जैसा तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। वो विवाह था ही नहीं, वो एक तरह का सैन्य अभियान था। एक स्रोत बताता है कि वीर लोरिक अपने साथ 1.25 लाख बारातियों की एक सेना लेकर बलिया से सोनभद्र के लिए निकले थे। 1.25 लाख बाराती। हाँ, हर बाराती एक सैनिक था। आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की। 1.25 लाख लोगों का काफिला सोन नदी की तरफ बढ़ रहा है और सबको पता है कि आगे फूलों की वर्षा नहीं, तलवारों की बौछार होने वाली है। तो लोरिक की बारात अघोरी पहुंची और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। विवाह का मंडप वो युद्ध के मैदान में बदल गया। एक तरफ लोरिक और उनके साथी और दूसरी तरफ राजा मौलागत की पूरी सेना। एक भयंकर युद्ध हुआ होगा। बहुत भयंकर। बिरहा में इसका बहुत जोशीला वर्णन मिलता है। क्या युद्ध आसानी से जीत लिया गया या कहानी में कोई मोड़ भी आया? नहीं, आसानी से तो बिल्कुल नहीं। एक स्रोत बताता है कि युद्ध के दौरान एक पल ऐसा आया जब लोरिक और उनकी सेना हारने लगी थी। मौलागत की सेना उन पर हावी हो रही थी। अच्छा। फिर तब हताश लोरिक को मंजरी ने एक रास्ता सुझाया। मंजरी ने? युद्ध के मैदान में? हाँ, उन्होंने लोरिक से कहा कि पास के गोठानी गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है, आप वहां जाके महादेव से प्रार्थना कीजिए, वही विजय का मार्ग दिखाएंगे। लोरिक ने ऐसा ही किया। और कहते हैं कि उस प्रार्थना के बाद युद्ध का पासा ही पलट गया। हाँ बिल्कुल। लोरिक को देवीय शक्ति मिल गई, जिसके बाद उन्होंने मौलागत को पराजित किया। वो शिव मंदिर आज भी गोठानी गांव में मौजूद है और लोग उसे लोरिक की विजय से जोड़कर देखते हैं। इस युद्ध की भयावहता की कोई निशानियां क्या आज भी वहां की लोक कथाओं में जिंदा है? जिंदा है और भूगोल का हिस्सा बन गई हैं। किले के पास से एक नाला गुजरता है जिसे स्थानीय लोग रुधवा नाला कहते हैं। रुधवा, ये रुधिर यानी खून से बना शब्द लगता है। बिल्कुल। लोक मान्यता यही है कि उस युद्ध में इतना खून बहा कि उस नाले का पानी लाल हो गया और तब से उसका नाम ही रुधवा नाला पड़ गया। ओह। हालांकि एक वैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि उस इलाके की मिट्टी में लौह अयस्क की मात्रा ज्यादा है, जिससे मिट्टी का रंग लाल है और पानी भी लाल दिखता है। पर देखिए लोक स्मृति कैसे भूगोल को अपनी कहानी का हिस्सा बना लेती है। ये तो अद्भुत है। एक प्राकृतिक तथ्य को अपनी ऐतिहासिक पीड़ा से जोड़ दिया। और क्या कोई और भी ऐसी जगह है? हाँ, एक और जगह का जिक्र आता है, नरघरवा पहाड़। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि युद्ध में इतने सिर काटे गए कि उनका ढेर लग गया और वो एक छोटी पहाड़ी जैसा दिखने लगा। बाप रे। ये अतिशयोक्तियां, ये भयावह वर्णन, ये सब उस युद्ध की भीषणता को दर्शाते हैं जो लोगों की यादों में हमेशा के लिए बस गई। तो युद्ध समाप्त हुआ, लोरिक की जीत हुई और उन्होंने मंजरी से विवाह कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब वो हिस्सा आता है जो इस कहानी को सबसे अलग बनाता है। सही कहा। अब आता है इस कहानी का सबसे यादगार, सबसे प्रतिष्ठित क्षण। विजय के बाद जब लोरिक अपनी पत्नी मंजरी के साथ वापस बलिया लौट रहे थे तो रास्ते में मारकुंडी नाम की एक पहाड़ी पड़ती है। वहां पहुंचकर मंजरी रुक गईं। क्यों? वो घर जाने के लिए उत्सुक नहीं थी? वो थीं, लेकिन उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने लोरिक से कहा, आपने मेरे लिए इतना बड़ा युद्ध जीता, लेकिन आने वाले समय में लोग इस पर कैसे विश्वास करेंगे? ये सब तो किस्से कहानियों में खो जाएगा। आप मेरे प्रेम और अपनी इस विजय के प्रतीक के रूप में कोई ऐसी निशानी छोड़ जाइए जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। एक सबूत जो समय की मार को भी झेल सके। और लोरिक ने क्या किया? मंजरी ने पास की मारगुंडी पहाड़ी पर एक विशाल चट्टान की ओर इशारा किया। वीर लोरिक अपनी उसी 85 मन की तलवार बिजरिया के साथ उस चट्टान के पास गए और उन्होंने तलवार की एक ही वार से उस विशाल चट्टान को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। एक ही वार से? हाँ, एक ही वार से।
आप सोचिए उस दृश्य के बारे में। सोन नदी का किनारा, मारकुंडी की पहाड़ी और एक नायक जो अपने प्रेम को साबित करने के लिए पहाड़ को काट देता है। कमाल है। पर यह सब शक्ति प्रदर्शन नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो इस घटना को और भी गहरा मतलब देता है। मंजरी आगे बढ़ी और उन्होंने उस कटी हुई चट्टान के बीच अपने अमर सुहाग का सिंदूर लगाया। तो वो पत्थर आज भी वहां है? आज भी है। उसे वीर लॉरिक पत्थर के नाम से जाना जाता है और वो उस पूरे इलाके की पहचान है। वो सिर्फ एक पत्थर नहीं है, वो एक महाकाव्य का जीता जागता अध्याय है। प्रेमी जोड़े आज भी वहां जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो ये प्रेम कहानी और वो पत्थर तो उनकी पहचान बन गए, लेकिन क्या स्रोतों में हमें लॉरिक का कोई और रूप भी देखने को मिलता है? क्या वो सिर्फ एक प्रेमी थे जो अपने प्यार के लिए लड़ता था, या उनका नायक कत्थर इससे भी बड़ा था? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें काशी यानी आज के वाराणसी में मिलता है। लोरिकायन का एक अहम हिस्सा दिखाता है कि लोरिक सिर्फ प्रेम के लिए नहीं, बल्कि समाज में न्याय और अहंकार को तोड़ने के लिए भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते थे। काशी में वहां क्या हुआ था? किस्सा यह है कि उस समय काशी नरेश के दरबार में मनमंता नाम का एक पहलवान था। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया था कि वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। अच्छा। वो दरबार में हर किसी को चुनौती देता और पल भर में हरा देता। धीरे धीरे उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो राजा का भी अपमान करने लगा। और उसे हराने वाला कोई नहीं था? कोई नहीं था। जब काशी का मान दांव पर लग गया, तब काशी नरेश ने निराश होकर वीर लोरिक को मदद के लिए संदेश भेजा। वो जानते थे कि इस अहंकारी पहलवान को सिर्फ लोरिक ही सबक सिखा सकते हैं। और लोरिक गए अपनी प्रेम कहानी और घर परिवार छोड़कर? वो गए, अपने साथियों के साथ काशी पहुंचे। ये किस्सा दिखाता है कि उनका कर्तव्य सिर्फ अपने परिवार या प्रेम तक सीमित नहीं था, वो इसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते थे। काशी पहुंचकर उन्होंने उस घमंडी पहलवान मनमंता को दंगल में न सिर्फ हराया, बल्कि बुरी तरह हराया और उसका सारा अभिमान चूर चूर कर दिया। उन्होंने काशी का मान वापस दिलाया। तो एक तरफ मंजरी के लिए लड़ने वाले प्रेमी लॉरिक और दूसरी तरफ काशी का मान बचाने वाले न्यायप्रिय लॉरिक, ये उनके चरित्र के दो अलग अलग पहलू हैं। बिल्कुल। ये किस्सा दिखाता है कि लॉरिक सिर्फ एक व्यक्ति के सम्मान के लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि जहां भी अन्याय या अभिमान सिर उठाता था, वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। इसीलिए वो सिर्फ मंजरी के नायक नहीं, बल्कि पूरे समाज के, पूरे लोक के नायक बने। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें, विरहा, दंत कथाएं और ऐतिहासिक जगहें, तो वीर लॉरिक की कहानी सिर्फ एक लोक कथा नहीं रह जाती। ये तो इतिहास, मिथक और भूगोल का एक अद्भुत संगम है। आपने बिल्कुल सही कहा। अघोरी का किला भले ही आज खंडहर हो, वहां के पत्थर छुप हों, लेकिन मारकुंडी पहाड़ी पर वो 2 टुकड़ों में बटा पत्थर आज भी पूरी कहानी सुनाता है। क्यों? और जब कोई बिरहा गायक अपनी बुलंद आवाज में लोरिकाइन गाना शुरू करता है, तो ये पूरी गाथा फिर से जिंदा उठती है। लोरिकायन एक तरह से एक जीवित महाकाव्य है, जिसे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती और गाती आ रही है। यह हमें वीरता, सम्मान की रक्षा और प्रेम की शक्ति जैसे मूल्यों के बारे में सिखाता है। और साथ ही ये उस समाज की आकांक्षाओं को भी दिखाता है जहां से ये कहानी निकली है। एक ऐसा नायक जो शक्तिशाली भी है और न्यायप्रिय भी, जो अपने प्रेम के लिए भी लड़ता है और दूसरों के सम्मान के लिए भी। और इसी से जुड़ा एक आखिरी विचार मेरे मन में आ रहा है। हमारे एक स्रोत में, जो एक बिरहा परंपरा से आता है, कहानी के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प भविष्यवाणी का जिक्र है। हाँ, वो किस्सा इस कहानी को एक नया आयाम देता है, एक चक्र पूरा करता है। क्या है वो? उसमें कहा गया है कि लोरिक का दुश्मन राजा मौलाकत की पत्नी, जो युद्ध के बाद सती हो जाती है, वो पुनर्जन्म लेगी। वो काशी नरेश की बेटी के रूप में जन्म लेगी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। भविष्यवाणी ये है कि उसका विवाह किसी और से नहीं, बल्कि वीर लॉरिक के बेटे से होगा। जी। कर्म और भाग्य का ये चक्र, जहां दुश्मन की पत्नी अगले जन्म में बहू बनकर घर लौटती है, ये मुख्य प्रेम कहानी के साथ जब जुड़ता है, तो उस समाज की सोच के बारे में क्या दर्शाता है जहां से ये महाकाव्य जन्मा है? क्या ये दुश्मनी के अंत का प्रतीक है या कर्म के अटूट बंधन का? ये सवाल लोरिकायन को आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाता है।